हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी हिंदी की 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ 4 ऐसी भी बातें होती हैं के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो प्रश्न है अभ्यास से, रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। तो आपको प्रश्न दिए गए हैं, उनके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यानी कि विकल्प। तो आपको जो भी विकल्प, जो भी उत्तर सही लगता है उसे आपको चुनना है और अपने उत्तर चुनने का कारण भी बताना है कि आपको यही उत्तर सही क्यों लगता है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, लता जी ने अपने पिताजी से क्या क्या सीखा। तो ऑप्शन है अनुशासन और नियम के साथ जीना, भय और संशय के साथ जीना, स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना या चतुराई और संयम के साथ जीना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना। ऑप्शन ग इस प्रश्न का सही रहेगा, स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना। और तर्क क्या है कि लता जी ने स्पष्ट कहा है कि उनके पिताजी ने उन्हें स्वाभिमान से जीना, सही बात पर डटे रहना और किसी के आगे हाथ न फैलाना सिखाया। यह सीधे सीधे आत्मसम्मान और सच्चाई का जीवन मूल्य दर्शाता है। अगला प्रश्न है, पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार संभालने का लता जी का निर्णय किस जीवन मूल्य का द्योतक है। तो ऑप्शन है संघर्ष, निराशा, भौतिकता या कर्तव्य निष्ठा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, कर्तव्य निष्ठा यानी कि ऑप्शन घ। और तर्क क्या है इसके पीछे, पिताजी के निधन के बाद लता जी ने परिवार की जिम्मेदारी उठाई और मेहनत करके सबका पालन किया। यह उनके कर्तव्य के प्रति निष्ठा को दर्शाता है, न कि सिर्फ संघर्ष या निराशा को। अगला प्रश्न है, बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है। मंगला गौर के वर्णन से भारतीय समाज की कौन सी परंपरा उजागर होती है। ऑप्शन है संगीत पर आधुनिकता का प्रभाव, लोक गीतों की लोकप्रियता में कमी, धार्मिक कार्यक्रमों में संगीत का महत्व या संगीत की महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है संगीत की महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका यानी कि ऑप्शन घ। और तर्क क्या है, मंगला गौर में स्त्रियां मिलकर गाती नाचती हैं। इससे पता चलता है कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अगला प्रश्न है, गाव गेला बाहुन नाव गेला राहुन। इस कहावत का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। ऑप्शन है कि नाव गांव में नहीं रहती, नदी में रहती है, बहती है। इस नश्वर संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिल्मों में गीत गाने से बहुत प्रसिद्धि मिलती है, लोकप्रियता मिलती है। यह जीवन अस्थाई है पर कर्म अमर रहते हैं। तो इस कहावत का अर्थ है कि जीवन अस्थाई है पर कर्म अमर रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन घ, जीवन अस्थाई है पर कर्म अमर रहते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि लोग भी हमें याद करें। तो इस कहावत का अर्थ है कि मनुष्य यानी मनुष्य का जो शरीर है वो नश्वर है लेकिन उसका नाम और कार्य हमेशा जीवित रहते हैं। लता जी भी यही बताती हैं कि शरीर तो चला जाता है पर पहचान बनी रहती है। अगला प्रश्न है, कोरस में साथ गाने वाली लड़कियों के साथ लता जी के संबंध कैसे थे। औपचारिक, कामकाजी, आत्मीय या प्रतिस्पर्धात्मक। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है आत्मीय। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ग। और कारण,
लता जी ने बताया कि वे कोरस गायिकाओं को अपने परिवार जैसा मानती थी, उनके साथ बैठती बात करती थी। इससे उनके संबंधों की निकटता और अपनापन स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न देखिए, लता मंगेशकर के अनुसार बाबा हरिदास और तानसेन की कथाओं से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन है कि संगीत द्वारा दीपक जलाए जा सकते हैं, मेघ राग गाने से वर्षा होने लगती है, सुर में वाद्य बजाने से तार टूट जाते हैं, या संगीत में अपरिमित शक्ति होती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है संगीत में अपरिमित शक्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन घ हमारा सही रहेगा। और कारण है कि लता जी ने इन कथाओं को पूरी तरह सच नहीं माना, लेकिन यह जरूर कहा कि संगीत में अद्भुत और असीम शक्ति होती है। अपरिमित यानी कि असीम शक्ति, अद्भुत शक्ति, जो असाधारण प्रभाव पैदा कर सकती है। अगला प्रश्न है, पूरे साक्षात्कार में लता मंगेशकर की जो छवि बनती है वह मुख्यतः कैसी है? तो कैसी थी उनकी छवि? सादगी, समर्पण और आत्मसम्मान की, प्रसिद्धि, परिवार को समर्पित और आत्ममुग्ध, कठोर सिद्धांतवादी और व्यवहारिक व्यक्ति, या आधुनिकता विरोधी रूढ़िवादी विचारों की? तो सही उत्तर क्या है हमारा? सादगी, समर्पण और आत्मसम्मान की, यानी कि ऑप्शन क। ठीक है, और कारण क्या है इसका? पूरे साक्षात्कार में लता जी का व्यक्तित्व सरल, विनम्र, मेहनती और आत्मसम्मान से भरा हुआ दिखाई देता है। उन्होंने सफलता के बावजूद सादगी बनाए रखी और अपने काम के प्रति समर्पित रही। अगला प्रश्न है, मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? इसके बाद वे कहते थे, अच्छा अब जाओ बाहर जाकर खेलो। यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलन का प्रतीक है। कैसे? तो संकेत भी दिया गया है कि यहाँ पर अनुशासन में डर है या सम्मान है, कि जो उनके पिताजी डिसिप्लिन बनाए रखते थे, तो वो डिसिप्लिन बच्चे क्यों मानते थे? कि उनके अंदर डर था या अपने पिता के प्रति सम्मान था? तो उत्तर है, इस प्रसंग में अनुशासन डर पर नहीं बल्कि सम्मान और समझ पर आधारित है। लता जी के पिताजी बिना डांटे ही बच्चों को अपनी गंभीरता से समझा देते थे। बच्चे उनके सामने खड़े होकर अपनी गलती समझ जाते थे। इस तरह यह प्रसंग बताता है कि सच्चा अनुशासन प्रेम और सम्मान से आता है, ना कि डर से। इसका मतलब है कि बच्चों में पिता के प्रति सम्मान था, डर नहीं। पिताजी का व्यवहार कठोर नहीं बल्कि स्नेहपूर्ण और संयमित था। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर पर अपने पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा? उनके कौन कौन से कार्यों और व्यवहार में उनके पिता का प्रभाव दिखाई देता है? तो उत्तर है, लता मंगेशकर पर उनके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने पिता से स्वाभिमान, मेहनत और सच्चाई के साथ जीवन जीना सीखा। लता जी ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और कठिन परिस्थितियों में भी अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाना, संगीत के प्रति समर्पण और सही बात पर अडिग रहना, ये सभी गुण उनके पिताजी के संस्कारों का ही परिणाम है। अगला प्रश्न है, मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। नाम आगे बढ़ाने का लता जी के लिए क्या अर्थ है? क्या यह सिर्फ प्रसिद्धि पाना है या इससे कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ है? तो उत्तर है, मैंने अपने पिताजी का नाम आगे बढ़ाया। इस कथन का अर्थ केवल प्रसिद्धि पाना नहीं है बल्कि अपने पिता के आदर्शों, संस्कारों और मूल्यों को आगे बढ़ाना है। पिताजी ने अपने कार्य और व्यवहार से अपने परिवार का सम्मान बढ़ाया और अपने पिता के नाम को गौरव दिलाया। इसमें एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है कि व्यक्ति ऐसा आचरण करे जिससे उसके परिवार और गुरु का नाम
ऊंचा हो, यानी व्यक्ति ऐसे काम करे, अच्छे काम करे जिससे उसके परिवार का भी और उसके गुरुजनों का नाम भी रोशन हो। इसलिए नाम आगे बढ़ाना का अर्थ केवल प्रसिद्ध होना नहीं बल्कि अच्छे कार्यों से सम्मान प्राप्त करना है। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी कार्य को पूरा करने में सहयोगियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साक्षात्कार के आधार पर बताइए कि लता जी के अपने सहयोगियों के साथ संबंध कैसे थे। तो लता जी के अपने सहयोगियों के साथ संबंध बहुत आत्मीय और स्नेहपूर्ण थे। वे कोरस में गाने वाली लड़कियों को अपने परिवार के सदस्यों की तरह मानती थी और उनके साथ बैठकर बातें करती थी। उनके साथ उनका व्यवहार बहुत सरल और सम्मानजनक था। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे सहयोगियों के महत्व को समझती थीं और सभी के साथ मिलजुल कर काम करने में विश्वास रखती थी। यह उनके विनम्र और सहृदय स्वभाव को दर्शाता है, यानी उनका जो स्वभाव है बहुत ही विनम्र था, वो सबसे प्रेम से बात करती थी और उनका दिल जो है वो बहुत ही अच्छा था। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार से उभरता व्यक्तित्व, उभरती छवि। साक्षात्कार से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों से लता मंगेशकर के व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण या विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं, चुनकर लिखिए। ठीक है, तो ये पंक्तियां हमें दी गई हैं, तो हमें बतानी है कि कि लता जी में इनमें से कौन सी विशेषताएं थी या गुण थे। जैसे दृढ़ता, कृतज्ञता, दार्शनिकता, समर्पण, उत्तरदायित्व, स्पष्टता, एकाग्रता, साधना, स्पष्टवादिता, विनम्रता, कठोरता, सरलता, आत्मविश्वास, उत्सव प्रियता, श्रद्धा, मानवता, अमरता, घमंड या स्वाभिमान। तो पहली पंक्ति देखिए, मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा, मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज की सुध नहीं रहती थी। ठीक है, तो इस पंक्ति से क्या पता चलता है उनके स्वभाव के बारे में। इस कथन से लता जी की एकाग्रता, समर्पण और साधना का गुण स्पष्ट होता है। वे अपने काम के प्रति इतनी समर्पित थी कि उन्हें अन्य किसी बात का ध्यान नहीं रहता था। यह उनके गहरे अभ्यास और संगीत के प्रति पूर्ण निष्ठा को दर्शाता है, जो किसी भी महान कलाकार की पहचान होती है। ठीक है, अगली पंक्तियां हैं, अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। तो इस पंक्ति से क्या पता चलता है, इस पंक्ति से उनके स्वाभिमान, आत्मविश्वास और दृढ़ता का पता चलता है। वे सही बात पर अडिग रहने में विश्वास करती थी और किसी के दबाव में झुकना नहीं चाहती थी। यह उनके मजबूत व्यक्तित्व और स्वतंत्र सोच को दर्शाता है। फिर अगली पंक्तियां देखिए, आप जैसे लोग अगर यह मानते हैं कि मैं अमर हूं तो यह मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है। तो इस कथन में लता जी की विनम्रता और कृतज्ञता झलकती है। वे अपनी सफलता को अपने प्रशंसकों के प्रेम का परिणाम मानती हैं। ठीक है, वो कृतज्ञता प्रकट करती हैं, आभार प्रकट करती हैं और स्वयं को उससे ऊपर नहीं रखती। यह उनके सरल और आभारपूर्ण स्वभाव को दर्शाता है। फिर अगली पंक्तियां देखिए, मेरा गाना अमर है पर शरीर तो अमर नहीं। तो इस पंक्ति से उनकी दार्शनिकता और स्पष्टता सामने आती है। वे जीवन की सच्चाई को समझती हैं कि शरीर नश्वर है, कि एक ना एक दिन शरीर जो है वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन कला और कार्य अमर हो सकते हैं। यह उनके गहरे विचार और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो बच्चों, यहाँ पर दार्शनिकता का अर्थ है कि जीवन और जगत के प्रति गहरा चिंतन या गंभीर सोच, या आप कह सकते हैं कि केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि सत्य और अस्तित्व को, कि सत्यता को और अस्तित्व को समझने की दृष्टि। अगला प्रश्न है मेरे प्रश्न।
नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। संगीत में असीम शक्ति और अप्रत्याशित रचने की क्षमता होती है। इस वाक्य के आधार पर अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे लता मंगेशकर ने संगीत के विषय में क्या कहा? लता मंगेशकर ने संगीत की क्या विशेषताएं बताई? लता मंगेशकर ने संगीत की क्षमता का आंकलन करते हुए क्या कहा? उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रविशंकर के कंसर्ट में हुई घटना से संगीत के बारे में क्या पता चलता है? तो आपको जो ये 4 प्रश्न जो दिए गए हैं, ठीक है, इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है, वो है संगीत में असीम शक्ति और अप्रत्याशित रचने की क्षमता होती है। तो आपने देखा कि अनेक प्रश्नों का एक ही उत्तर हो सकता है और एक ही उत्तर से अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कि अनेक प्रश्नों का एक ही उत्तर हो सकता है, जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है, और एक ही उत्तर से अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब नीचे दिए गए उत्तरों से अधिक प्रश्न बनाइए, कम से कम 2। अब आपको उत्तर दिया गया है, ठीक है, तो इस उत्तर के लिए आपको 2 प्रश्न बनाने हैं कम से कम। ठीक है, तो क्या है उत्तर? कि मंगला गौर जैसे लोक पर्वों में स्त्रियों के बीच गीत, नृत्य और सौहार्द का भाव झलकता था। तो इसके लिए क्या प्रश्न बन सकता है कि मंगला गौर जैसे लोक पर्वों में स्त्रियों की गतिविधियों में क्या विशेषता होती थी? मंगला गौर उत्सव स्त्रियों के बीच किस प्रकार के संबंधों को दर्शाता है? लोक पर्व मंगला गौर में कौन कौन से सांस्कृतिक तत्व दिखाई देते हैं? ठीक है, तो इस एक उत्तर के लिए ये 3 प्रश्न बन सकते हैं। फिर अगला उत्तर है, लता जी का मानना था कि तकनीकी प्रगति के बावजूद पुराने संगीतकारों की सादगी और गहराई अद्वितीय थी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या प्रश्न बना सकते हैं? लता जी के अनुसार पुराने संगीतकारों की कौन सी विशेषताएं विशेष थी? तकनीकी प्रगति के संदर्भ में लता जी ने पुराने संगीत के बारे में क्या कहा? लता जी पुराने और नए गीत की तुलना कैसे करती हैं? तो यानी कि इन तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है, वो है ये वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेरे अनुभव मेरे विचार। अपने अनुभवों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। क्या आप किसी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जब आपको किसी सही बात पर अकेले खड़ा होना पड़ा हो? कब और क्यों? तो उत्तर है हाँ, मैं भी एक ऐसी स्थिति से गुजरी हूँ जब मुझे सही बात पर अकेले खड़ा होना पड़ा। एक बार कक्षा में कुछ छात्र एक बच्चे का मजाक उड़ा रहे थे, जबकि गलती उसकी नहीं थी। उस समय मुझे यह गलत लगा, इसलिए मैंने उनका विरोध किया। शुरू में मुझे थोड़ा डर लगा कि सब मेरे खिलाफ हो सकते हैं, मेरे विरुद्ध जा सकते हैं, लेकिन बाद में शिक्षक ने मेरी बात को सही माना। इस अनुभव से मैंने सीखा कि अगर बात सही हो तो बिना झुके उसके पक्ष में खड़े रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, बाबा ने जैसा सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहनों ने चलने का प्रयास किया। आपके परिवार में भी कोई ऐसी सीख या नियम अवश्य होंगे जिनका पालन आप किसी के याद दिलाए बिना स्वतः करते होंगे, उनके विषय में बताइए। ठीक है, तो जैसा कि लता जी ने बताया कि बाबा ने जैसा सिखाया, उन्होंने जैसा सिखाया उस पर हम सभी भाई बहनों ने चलने का प्रयास किया, कोशिश की। तो अब आपको बताना है कि क्या आपके परिवार में कोई ऐसी सीख या नियम है जिनका पालन आप किसी के याद दिलाए बिना स्वतः करते होंगे, कि आपको कोई कहे या ना कहे आप उन नियमों का, उस सीख का पालन जो है खुद करते हैं। तो मेरे परिवार में भी कई ऐसे संस्कार और नियम हैं जिन्हें हम बिना किसी के कहे ही मानते हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना, घर में आने वाले अतिथि का आदर करना और हमेशा सच बोलना। जैसे अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपको पता है मेहमान आए हैं तो आपको उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें नमस्ते करना चाहिए। आपसे बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए। हमें बचपन से सिखाया गया है कि किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यही कारण है कि ये बातें
अब हमारी आदत बन गई हैं और हम इन्हें अपने जीवन में स्वतः ही अपनाते हैं। स्वतः यानी कि अपने आप, खुद ही। अगला प्रश्न देखिए, पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। आप भी अपने घर में किसी पारंपरिक पर्व को विशेष तरीके से मनाते होंगे, उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, जैसा कि इस पाठ में लता जी ने बताया था कि नवरात्रि के पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि आपके घर में क्या कोई ऐसा त्योहार है, पारंपरिक त्योहार है जो आप विशेष तरीके से मनाते हैं। तो उत्तर है, हमारे घर में भी त्योहारों को पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। जैसे दीपावली पर हम घर की सफाई करते हैं, सजावट करते हैं और शाम को लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर मिठाइयाँ खाते हैं और दिए जलाते हैं। इस अवसर पर घर में खुशियों का वातावरण रहता है और सभी एक साथ समय बिताते हैं, जिससे आपसी प्रेम और बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वह भी अब खत्म हो रहा है। पाठ में आपने पढ़ा कि लता मंगेशकर के बचपन से अब तक उत्सवों से जुड़ी अनेक परंपराएं बदल रही हैं। कौन कौन सी परंपराएं बदल गई हैं? अपने घर परिवार में बातचीत करके पता लगाइए कि विभिन्न त्योहारों को मनाने के तरीकों में कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं। तो उत्तर है, आजकल त्योहार मनाने के तरीकों में काफ़ी बदलाव आ गया है। पहले लोग मिलजुल कर पारंपरिक गीत गाते थे, घर में ही मिठाइयाँ बनाते थे और सभी रिश्तेदार एक साथ इकट्ठा होते थे। लेकिन अब समय की कमी और आधुनिक जीवन शैली के कारण लोग बाजार से मिठाइयाँ खरीदते हैं और त्योहारों का उत्सव पहले जैसा नहीं रहता। हमारे घर में भी अब पहले की तुलना में सरल तरीके से त्योहार मनाए जाते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अपनी परंपराओं को बनाए रखें और परिवार के साथ मिलकर त्योहारों का आनंद लें। यानी हम ये कह सकते हैं कि समय की कमी, व्यावसायिकता और तकनीक ने त्योहार मनाने के पुराने पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। अगला प्रश्न है, विधा से संवाद साक्षात्कार की पड़ताल। ऐसी भी बातें होती हैं, एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार में एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर देता है। साक्षात्कार विधा के कुछ मुख्य बिंदु आगे दिए गए हैं। इस साक्षात्कार में से इन मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करने वाली पंक्तियों को ढूंढकर लिखिए। ठीक है, तो साक्षात्कार के मुख्य बिंदु क्या हैं? साक्षात्कार लेने वाले का नाम और जिसका साक्षात्कार लिया गया उसका नाम। ठीक है, तो इस पाठ में साक्षात्कार लेने वाले कौन थे? यतीन्द्र मिश्र जी। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, दीदी आपके संगीत की अप्रतिम यात्रा पर बातचीत शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने साक्षात्कार की, और जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है वो है लता मंगेशकर जी। ठीक है, जो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गीतों को आज भी याद किया जाता है। वो कहती हैं, जी ज़रूर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपका ऐसा कुछ करने का मन है। फिर है अगला प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर यतीन्द्र मिश्र जी पूछते हैं, आपके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर की वे कौन सी स्मृतियां हैं, यादें हैं जो आज भी आपके स्मरण में जीवित हैं? तो उसके जवाब में लता मंगेशकर जी कहती हैं, कई बातें हैं, जैसे हम लोग बचपन में जब बहुत शरारत करते थे। ठीक है, आगे वो अपनी बात कहती हैं। फिर उसके बाद है भावनात्मक वातावरण। मैं अपने करोड़ों प्रशंसकों का आभार व्यक्त करती हूँ, मुझे बहुत प्रेम और सम्मान मिला है। ठीक है, तो ये पंक्ति भावनात्मक वातावरण को दर्शाती है। फिर अगला मुख्य बिंदु है साक्षात्कार का, आमंत्रण, स्वागत और परिचय। ठीक है, आमंत्रण यानी इनविटेशन, स्वागत यानी उनका वेलकम और उनका परिचय, इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप अगर तैयार हों, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा।
जी ज़रूर, आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। फिर अगला मुख्य बिंदु है उत्तर देने की शैली का संकेत। हंसते हुए, अरे यह तो हम सब भाई बहन बहुत करते थे। फिर है विचार और उदाहरण। ठीक है, अगला बिंदु है ये, अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो। इसके साथ वे अपने जीवन के अनुभव भी बताती हैं। फिर अगला बिंदु है संस्मरण। मुझे याद है कि प्रभात फिल्म कंपनी की एक पिक्चर थी संत तुकाराम। एक बार मैं नौशाद साहब के घर सुबह सुबह पहुंच गई। संस्मरण यानी कि अपने जीवन के किसी अनुभव के बारे में बताना। फिर अगला बिंदु है समापन यानी कि साक्षात्कार का अंत। हे प्रभु, तुमने जो भी दिया वह बहुत दिया, दूसरों से कहीं ज़्यादा दिया। अपनी कृपा की छाया से जैसे मुझे छां दी है वैसे ही हर एक कलाकार और नेक इंसानों के ऊपर भी रखना, यही प्रार्थना है। ठीक है, तो इस पंक्ति के साथ साक्षात्कार का समापन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको साक्षात्कार के मुख्य बिंदुओं के लिए पंक्तियां पाठ में से छांटकर लिखनी थी। अगला प्रश्न है, मैं कोशिश करूंगी कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना है उसे आपको बता सकूं। इस कथन से साक्षात्कार की शैली के विषय में क्या पता चलता है? क्या यह औपचारिक संवाद है या आत्मीय बातचीत? अपने विचार तर्क सहित लिखिए। तो उत्तर है, इस कथन से स्पष्ट होता है कि यह साक्षात्कार केवल औपचारिक प्रश्नोत्तर नहीं बल्कि एक आत्मीय और सहज बातचीत है। तो यहाँ औपचारिक प्रश्नोत्तर का अर्थ है नियमों, शिष्टाचार और पूर्व निर्धारित तरीके के अनुसार पूछे गए और दिए गए उत्तर। इसमें लता जी का विनम्र और खुला स्वभाव दिखाई देता है, जहां वे बिना किसी औपचारिकता के अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। कोशिश करूंगी जैसे शब्द उनके भीतर की सरलता और सच्चाई को दर्शाते हैं। साथ ही वे अपने ज्ञान को बांटने की इच्छा भी प्रकट करती हैं, जो एक अपनत्व भरा वातावरण बनाता है। इसलिए यह संवाद औपचारिक कम और दिल से जुड़ी आत्मीय बातचीत अधिक प्रतीत होती है, जहां साक्षात्कार लेने वाले और देने वाले के बीच निकटता और सहजता दिखाई देती है। अगला प्रश्न है आपका साक्षात्कार। आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। प्रस्तुत पाठ में विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व का साक्षात्कार दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप भी लता मंगेशकर के इस साक्षात्कार में उपस्थित हैं। आप लता जी से कौन कौन से अलग प्रश्न पूछते और क्यों? तो उत्तर है, मैं लता जी से पूछता कि आप गीत गाते समय भावनाएं कैसे लाती थी ताकि उनके गायन की गहराई और तकनीक समझी जा सके। फिर मैं पूछता, आपके जीवन का सबसे कठिन समय कौन सा था, उनके संघर्ष और उनसे मिली सीख जानने के लिए। और फिर आप अपने स्वयं स्वर को मधुर और सुरीला बनाए रखने के लिए क्या अभ्यास करती थी। इससे संगीत सीखने वालों को सही अभ्यास की जानकारी मिलेगी। और फिर मैं पूछता कि इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद भी आपने सादगी कैसे बनाए रखी। यह हमें विनम्रता और सरल जीवन जीने की प्रेरणा देगा। फिर मैं पूछता, आपके जीवन का सबसे यादगार गीत या पल कौन सा रहा और क्यों। इससे उनके जीवन के विशेष अनुभवों के बारे में जानने को मिलेगा। और आगे मैं पूछता, आज के नए गायकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी। तो यह युवाओं के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। और आपके अनुसार एक अच्छा गायक बनने के लिए सबसे जरूरी गुण क्या है। इससे सफलता के मुख्य गुणों की जानकारी मिलेगी। तो इन प्रश्नों के माध्यम से हम उनके जीवन, संघर्ष, सफलता और सीखों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी के प्रश्न
हम अगली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।